हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत कुमार। और आज हम डिस्कस करेंगे विजन आईएएस के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन भी इन डिटेल। हम इसके अंदर बैकग्राउंड डिटेल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो यहाँ आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। मतलब कि जल के द्वारा जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको इफेक्ट करेंगे, उसको प्रभावित करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको ये इमेज दिखाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक डैम है जिसको बांध बोलते हैं। और ये बांध जो है ये क्यों बनाया जाता है, ताकि ये जो पानी का फ्लो है इसको कंट्रोल किया जाए और यहाँ से इलेक्ट्रिकल या फिर एनर्जी जनरेट किया जा सके। अब यहाँ देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है आपका, ये है स्लुइस गेट, मतलब कि मेन गेट। यहाँ से जैसे ही ये ओपन होगा तो ये वाटर जो है ये इसके अंदर एंट्री करेगा। और वाटर जैसे ही फ्लो होगा तो जैसे ये तेज़ की फ्लो करेगा, जितना देखिए जितना ज़्यादा वाटर होगा उतना यहाँ प्रेशर पड़ेगा और ये वाटर जो है तेज़ की फ्लो करेगा। जैसे ही तेज़ फ्लो करेगा तो यहाँ एक टरबाइन लगाया जाता है। और टरबाइन थोड़ा नीचे लगाया जाता है, जितना मतलब हाइट इसकी ज़्यादा होनी चाहिए, जितनी हाइट से पानी नीचे गिरेगा, ताकि टरबाइन को बहुत तेज़ी से घुमा सके। तो टरबाइन थोड़ा सा नीचे लगाया जाता है। तो टरबाइन को लगा दिया, सेट कर दिया गया। जितनी तेज़ से टरबाइन रन करेगा, मूव करेगा, घूमेगा, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकल या एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कि फिर ये जो यहाँ से पानी फ्लो होगा, फिर इसे टरबाइन जनरेट करेगा, फिर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल जनरेटर है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल जनरेटर जो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल, फिर यहाँ से पावर लाइन आप देख सकते हो, फिर यहाँ से पावर जो है यहाँ जनरेट कर रहा है, पावर सप्लाई हो रहा है। ये सारा प्रोसेस है इलेक्ट्रिकल प्रोड्यूस करने का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का वो भी किसके थ्रू, जल के थ्रू। अब आप जो है क्वेश्चन को अब अच्छे से समझ सकते हैं और इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या इसका इफेक्ट जो है जल स्तंभ की ऊंचाई, अगर जल ऊंची अवस्था होगा तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा। अभी हमने देखा कि जल जितना ज़्यादा ऊंची अवस्था से गिरेगा नीचे की तरफ, ठीक है, उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, टरबाइन उतनी तेज रन करेगा। तो पहला ऑप्शन सही है। जल का घनत्व, मतलब कि जल की डेंसिटी की बात कर रहा है। तो इसको मैं दिखाना चाहूँगा कि मतलब कि यहाँ पर जितना ज़्यादा आप देखोगे जिसकी डेंसिटी घनत्व कम होता है, तो सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। ये जल के मॉलिक्यूल्स हैं, जल के कण हैं, तो ये सारे के सारे दूर रहेंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमेशा याद रखना, जब भी घनत्व कम होगा पानी का तो वो एनर्जी जो है कम प्रोड्यूस करेगा। तो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, अगर ज़्यादा होगा तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन में आपका क्या है, क्या जल का घनत्व इसका इफेक्ट डालता है, कोई इसका इफेक्ट होता है क्या, बिल्कुल सही, ये भी सही है। जल का तापमान, जल का तापमान इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अगर टेम्परेचर या तापमान तापमान अगर हाई रहा तो पता ही आपको, जैसे टेम्परेचर हाई होगा तो जो भी जल के जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो कण हैं, वो सारे आपस में क्या हो जाएंगे, वो दूर दूर सेपरेट हो जाएंगे। इस केस में क्या होगा, इस केस में जो जल से इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कम मात्रा में होगी। तो इसका इफेक्ट देखने को मिला, तो ये ऑप्शन भी ठीक है आपका। जल की गुणवत्ता, ये क्या जो क्वालिटी ऑफ वाटर, क्या इसका इफेक्ट होता है, बिल्कुल इसका ही पड़ेगा। क्योंकि अगर उसकी क्वालिटी ख़राब होगी, वाटर की क्वालिटी ख़राब होगी, मतलब कि अगर मान के चले कि वाटर के साथ क्या है, आपका मड मिक्स है, मान के चले कि पानी के साथ अगर आपका कीचड़, मतलब आप समझिए कीचड़ वाला पानी, अगर ये दोनों मिक्स रहेगा, इस केस में क्या होगा, इनका फ्लो होगा। फ्लो कैसा होगा, इनका प्रभाव, प्रभाव प्रभाव क्या होगा, प्रभाव लो होगा। जब प्रभाव लो होगा तो इसका मतलब कि फिर आगे टरबाइन भी क्या होगा, टरबाइन भी वो भी स्लो मूव करेगा, और फिर इलेक्ट्रिकल या फिर जो एनर्जी है वो जनरेट भी कम करेगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जल की गुणवत्ता भी इसका इफेक्ट हो सकता है, मतलब कि ये भी इफेक्ट के अंदर आ सकता है। तो हम क्या कहेंगे, चारों ऑप्शन के करेक्ट है। और कुछ मैंने यहाँ पर और एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मुख्य कारण के हम डिस्कस कर चुके हैं। जल प्रवाह अभी हमने बात किया, जल का जितना तेज फ्लो होगा उतना ही इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा जनरेट होगा। हाइट का मतलब हाइट की बात कर रहा है, जितनी ऊंची से पानी गिरेगा टरबाइन के ऊपर उतना ही ज़्यादा टरबाइन मूव करेगा।
ठीक है। टरबाइन दक्षता, ये भी हमने बात की, हमने डिस्कस किया कि अधिक दक्ष टरबाइन समान पानी से अधिक बिजली उत्पन्न करते हैं। अगर टरबाइन ऐसा लगाया है, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा मूव करेगा और इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। जनरेटर क्षमता, हमने जनरेटर देखा यहाँ पर। अगर उच्च दक्षता से ऊर्जा रूपांतरित में हानि कम होती है, मतलब कि जनरेटर ऐसा हो, जनरेटिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तो समझ लें कि वहाँ पर एनर्जी जो है वो ज़्यादा जनरेट करता है। प्रवाह अवधि वक्र, मतलब कि अगर पैटर्न उसका कैसा है, अगर पानी का जो प्रभाव है वो कभी कभी आपने देखा होगा सी के अंदर, समुद्र के अंदर पानी का प्रवाह एकदम शांति भी रहता है और कभी कभी इस तरह से ही फ्लो करता है। तो जब भी इस तरह का फ्लो करेगा तो समझ लीजिए आपको क्या होगा, आपको ऑलरेडी वो एनर्जी इसके अंदर भी मिलेगी, वो प्रवाह के अंदर। और फिर जैसे ही आप वहाँ पर, जो मैंने बताया था ना आपको, ये ओपन कर देंगे, ये गेट जैसे ओपन कर देंगे आप, स्लुइस गेट, तो जब प्रभाव इसका इस तरह से रहेगा, तो यहाँ से ये तो एक एनर्जी यहाँ से जनरेट हो रहा है, फिर यहाँ से भी तेज जनरेट होगा और तेज की फ्लो होगा, तो टरबाइन ज़्यादा मूव करेगा। ठीक है, तो उसका भी इफेक्ट देखने को मिलेगा, जितनी तेज टरबाइन मूव होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी जनरेट होगी। क्या मौसमी परिवर्तन का इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि अगर वर्षा अधिक होगी या बर्फ़ मेल्ट हो रहे हैं, तो पानी का फ्लो क्या हो जाएगा, या पानी जो है, पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। उस केस में क्या होगा, समुद्र का पानी अगर फ्लो ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो उस केस में क्या होगा, वो जैसे ही आप ये ओपन करते हो, जैसे आप ये गेट ओपन करते हो, तो फिर यहाँ से जो पानी का फ्लो होगा वो भी तेज होगा। ठीक है। नेक्स्ट 7 है जल का घनत्व, हमने डिस्कस किया था। अगर ठंडा पानी होगा तो उसका सघन ज़्यादा होता है और वो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। तापमान, बिल्कुल ये भी हमने डिस्कस किया। कम तापमान पानी वाला क्या होता है, उसका घनत्व, डेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है और टरबाइन की क्षमता भी बढ़ जाती है इससे। पर्यावरण कारक, जैसे कि तलछट, मतलब कि हम यहाँ बात कर रहे हैं सेडिमेंट, मतलब पानी जो है, पानी मिट्टी वाला पानी, ठीक है, उसकी बात करें। अगर मिट्टी वाला पानी होगा, अगर मिट्टी वाला पानी की बात करें हम, अगर मान के चलिए कि मिट्टी ज़्यादा होगा, मतलब मिट्टी जो है उसके अंदर, पानी के अंदर क्या है, मिट्टी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है, देखा ना, कीचड़ वाला पानी, तो आप उसको बोल सकते हो मिट्टी वाला पानी, मान के चलो आप। अगर हम बात उसकी करें तो ये क्या होगा, अगर ज़्यादा मिट्टी मिक्स होगी इसके अंदर, तो इसके आगे जैसे ही ये आएगा तो इसका फ्लो भी कम होगा, मतलब प्रवाह इसका जो है, इसका प्रवाह भी, वो भी लो होगा। जब प्रवाह लो होगा तो इसके आगे जो टरबाइन जो होगा वो भी क्या होगा, टरबाइन भी मूव जो स्लो होगा, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी या एनर्जी जो है वो भी कम जनरेट करेगा। तो हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय कारक भी इसके अंदर शामिल है। जल गुणवत्ता की हमने डिस्कस कर ही लिया था। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र का स्वास्थ्य दक्षता को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको थोड़ा डिटेल में बताया ताकि आपको इसका कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल अच्छे से हो जाए। सो अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, भूतापीय प्रवणता, जियोथर्मल ग्रेडियंट। अगर इसकी डेफिनेशन पता है तो आप इजीली इसको कर सकते हैं। इससे पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए आप, ये हमारा जो है, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है, पृथ्वी का मतलब कि ढांचा। तो इस ढांचे के अंदर देखिए, आप पढ़ चुके होंगे मेंटल, कोर, और ये फर्स्ट जो ऊपर है इसे क्रस्ट। तो जैसे जैसे आप क्रस्ट के अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो जैसे जैसे आप धरती के अंदर जा रहे हैं, वैसे वैसे आपको टेम्परेचर किस रेट में आपको चेंज दिखाई दे रहा है, उसी को बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे आप, कॉन्टिनेंटल पे और ओशियन क्रस्ट पे, दोनों जगह जो होगा, आप जैसे से क्रस्ट के अंदर जाएंगे, जैसे से नीचे जाते रहेंगे, तो हो सकता है यहाँ पर जो है, जो टेम्परेचर अर्थ के नीचे वाला एरिया होगा वो कम हो सकता है, और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर जो है, यहाँ पर हो सकता है ज़्यादा हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि अब वहाँ पर क्या, किस तरह का, मतलब कि जियो थर्मल ग्रेडियंट है। तो इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, वो हम देखेंगे। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, जियोथर्मल ग्रेडियंट क्या होता है, इसे मतलब कि इस परिभाषा बताई है। अब जिसको पता है, अभी हमने डिस्कस किया, यह वह दर होती है जिस पर पृथ्वी का तापमान गहराई के साथ क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यही हमने डिस्कस किया, जियोथर्मल भी ग्रेडियंट इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। बाकी आपका ये ऑप्शन है, ये संपूर्ण ग्रह में भूतापीय ऊर्जा के वितरण में पाई जाने वाली भौगोलिक विभिन्नता होती है, नहीं, ये रॉन्ग है, ये भी नहीं है। यह वह दर होती है जिस पर किसी विशिष्ट क्षेत्र से भूतापीय ऊर्जा का निष्कर्षण किया जा सकता है, नहीं, वहाँ से हमें एक्सट्रैक्शन नहीं करना है, निकालना नहीं है, निकालने वाली प्रक्रिया को नहीं बोलते हैं, बल्कि जियोथर्मल ग्रेडियंट बोलते हैं तापमान में क्या चेंज आ रहा है। जैसे पृथ्वी के अंदर जाता रहेगा गहराई के साथ साथ, वो क्या होगा, उसका तापमान क्या होगा, तापमान उसका बढ़ता रहता है, उसको बोलते हैं जियोथर्मल ग्रेडियंट। तो ये ऑप्शन भी गलत है। यह ऊष्मा की वह मात्रा है जिसका उपयोग भूतापीय स्रोतों से विद्युत उत्पादन में किया जा सकता है, नहीं, ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। इसको हम डिटेल में यहाँ देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो भू भूपटीय की गहराई के संदर्भ में तापमान परिवर्तन की दर को दर्शाता है। इसे सामान्यतः डिग्री या सेल्सियस के रूप में हम इसको देखते हैं, ठीक है, जो कि 25 से 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर होती है। लेकिन पृथ्वी के भीतर यह भूतापीय परिस्थितियों पर निर्भर होकर भिन्न होती है। ओके, तो अब यहाँ पर जो है ग्रेडियंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हाई ग्रेडियंट होता है, मतलब उच्च प्रवणता, और एक होता है निम्न प्रवणता। मतलब हाई अगर ग्रेडियंट पाया जाएगा, वो कौन सी जगह पाया जाएगा, जहाँ पर सक्रिय ज्वालामुखी हो और या तो गर्म क्षेत्र हो, वहाँ पे आपको दिखेगा उच्च प्रवणता। और जहाँ पर स्थिर या फिर पुराने महाद्वीप हो, वहाँ पर आपको दिखाई देगा निम्न प्रवणता। तो ये चीज़ आपको, ये फैक्ट भी इसके थ्रू आपको याद हो जाएगा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब यहाँ पर कौन कौन सी जगह इसका यूज हो सकता है, जैसे कि अगर बात करें हम जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा में इसका यूज हो सकता है कि हमें जो है, आप ये सोचिए कि भूतापीय ऊर्जा ये कैसे जनरेट होगा, इसका अब इसको इसको इसके थ्रू देखते हैं। मतलब कि क्या है, हमें, आप जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाएंगे, लैंड के नीचे जाएंगे, तो यहाँ आपको दिख रहा है कि टेम्परेचर यहाँ पर हाई है, यहाँ टेम्परेचर जो है या तापमान इसका आप मान के चलिए, तापमान इसका हाई है। और यहाँ पर क्या है, ये आपका क्या है, हॉट वाटर, मतलब यहाँ टेम्परेचर जैसे जैसे नीचे जा रहा है तो इसका मतलब हाई है, तो ये वाटर यहाँ पे हॉट हो जाएगा। तो इसके थ्रू में, मतलब इसको जियोथर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। मतलब कि आप जो है जियोथर्मल से भी आप जो है इलेक्ट्रिकल या एनर्जी जनरेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर ये एक रोड लगाई गई है, ठीक है, हॉट वाटर रोड मान के चलो आप, ये लगाया गया है। और यहाँ से जैसी अब ये वाटर का जो है फ्लो हो जाएगा, तो यहाँ वाटर क्या है, वाटर बहुत हीट है, तो यहाँ गर्म है वाटर। अगर वाटर गर्म होगा तो जैसे ही वाटर गर्म होगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएगा, ये यहाँ स्टीम में चेंज हो जाएगा, भाप बन जाएगा, भाप बनेगा, भाप जो है आगे टरबाइन, मैंने आपको बताया टरबाइन जितनी तेज मूव करेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल जनरेट होगा। तो स्टीम के थ्रू क्या है, टरबाइन को मूव किया जा रहा है, चलाया जा रहा है, और फिर आगे जाके वो जनरेटर, फिर आगे जाके वो इलेक्ट्रिसिटी बनेगा। और फिर ये प्रोसेस देखो यहाँ पर, फिर कूलिंग वाटर होगा, क्योंकि ये जो आप जो देख रहे हो स्टीम, ये कंडेंस हो जाएगा एक बार में। जब कंडेंस हो जाएगा ये, तो उसके बाद क्या होगा, वापस ये कूलिंग टावर में जाकर फिर नीचे जाके फिर इसको वापस नीचे भेज दिया जाएगा इस वाटर को। ये प्रोसेस चलता रहेगा इस तरह से, ठीक है, इसको बोलते हैं जियोथर्मल पावर प्लांट। तो ये आपको बताया मैंने, भूतापीय ऊर्जा कैसे जनरेट होता है। तेल और गैस का अन्वेषण, मतलब कि उसको निकालने के लिए, तेल और गैस निकालने के लिए भी इसका काम आ सकता है। और वैज्ञानिक अनुसंधान, मतलब कि साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। और जिस दर पर भूतापीय ऊर्जा का निष्कर्षण किया जाता है उसे भूतापीय ऊर्जाएं घनत्व या क्षमता कहते हैं, ठीक है। तो ये आप जो है डिटेल में डेफिनेशन बताइए मैंने आपको, इससे कई सारे आपके फैक्ट क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।